नमस्कार। आज जिस पेचीदा मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है कुरान, शरिया और महिलाओं की अपनी मर्जी। इनका आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, और इसी में हम ये भी देखेंगे कि शिया और सुन्नी नजरिए में क्या फर्क है। बिल्कुल। और 1979 की ईरानी क्रांति, उसने ईरान और इस पूरे मसले पर क्या असर डाला, इस पर भी एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो कुरान, हदीस, अलग अलग मजहबों की व्याख्याएं, विद्वानों की राय और तारीखी हवालों पर आधारित हैं। कोशिश ये रहेगी कि इनमें से अहम बातें निकालें और समझें कि अलग अलग सोच क्या है, खासकर महिलाओं की स्थिति और ईरानी क्रांति के नतीजों पर। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कुरान और शरिया के रिश्ते से। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर ये अलग हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, कुरान तो वो अल्लाह का भेजा हुआ मार्गदर्शन माना जाता है, जैसे आयत 5.48 या 45.18 में जिक्र है। लेकिन शरिया वो एक कानूनी ढांचा है। कानूनी ढांचा? मतलब जिसे इंसानों ने कुरान और पैगंबर साहब की बातों यानी हदीस की अपने हिसाब से व्याख्या करके बनाया है। तो शरिया कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है, इसकी व्याख्या बदल सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अलग अलग कानूनी स्कूल है ना, सुन्नियों में हनफी, मालिकी हैं, शियाओं में जाफरी, और सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और जगह और संस्कृति का भी असर पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। इसी वजह से महिलाओं की इच्छा शक्ति, उनकी एजेंसी को लेकर भी शरिया में आपको अलग अलग राय मिलेंगी। ये थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कुरान तो जैसे आयत 33-35 में है, मर्द और औरत दोनों की नैतिक जिम्मेदारी की बात करता है, दोनों के लिए इनाम की बात है। सही कहा। तो फिर शरिया में कहीं कहीं महिलाओं पर कुछ पाबंदियां क्यों दिखती हैं, जैसे शादी, तलाक, वो खुल वाला मामला, विरासत, गवाही? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, शरिया ऐसा नहीं है कि महिलाओं की मर्जी को बिल्कुल खत्म कर देता है, नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सीमाएं वो जरूर तय करता है। और ये सीमाएं कितनी होंगी, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि कौन से मजहब की व्याख्या मानी जा रही है, समाज का रवैया कैसा है, ज्यादा खुला है या रूढ़िवादी। मिसाल के तौर पर वो आयत है ना 4.34, हाँ, जिसमें कहा गया है पुरुष महिलाओं के संरक्षक हैं। बिल्कुल। अब इसकी भी कई व्याख्याएं हैं। कुछ कहते हैं ये जिम्मेदारी है, कुछ कहते हैं ये अधिकार है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि इस्लाम कुरान की जो असल तालीम है वो महिलाओं की मर्जी को नहीं रोकती? हाँ, कुरान के हिसाब से देखें तो महिलाओं को मर्दों के बराबर ही नैतिक और रूहानी आजादी दी गई है। आयत 3.15 या 16.97 देखिए। और कुरान में तो मिसालें भी हैं, मरियम, फिरौन की बीवी आसिया, खतीजा, ये सब तो काफी स्वतंत्र थी। बिल्कुल। तो जो पाबंदियां हम देखते हैं ना, वो अक्सर शरिया की किसी खास व्याख्या से आती हैं, या फिर वहां के जो रस्मो रिवाज हैं उनसे ज्यादा जुड़ी होती हैं, सीधे कुरान से कम। अच्छा, और यहीं पर शायद शिया और सुन्नी नजरिए का फर्क आ जाता है ना? हाँ, ये एक अहम फर्क है शरिया के स्रोत को लेकर भी। वो कैसे? शिया लोग अपने इमामों की तालीम को भी शरिया का एक बड़ा जरिया मानते हैं, जबकि सुन्नी ज्यादातर कुरान, हदीस, इजमा यानी उलेमा की आम राय और क्यास यानी तर्क पर जोर देते हैं। तो महिलाओं के मुद्दे पर भी सोच अलग होगी। बिल्कुल। देखिए, कुरान की नैतिक आजादी को तो दोनों मानते हैं, लेकिन अमल में, प्रैक्टिस में फर्क आ जाता है। जैसे आप देखें, 1979 की क्रांति के बाद शिया बहुल ईरान में काफी सख्त नियम लागू हुए। वहीं सुन्नी दुनिया में तुर्की जैसे देश भी हैं जो ज्यादा उदार हैं, और सऊदी अरब जैसे भी जहां ज्यादा पाबंदियां हैं। और ये फर्क सिर्फ मजहबी नहीं है, इसमें इतिहास और सियासत का भी दखल है। वो जो शुरुआती झगड़ा था, पैगंबर के बाद कौन खलीफा बने, अली या अबू बकर? बिल्कुल बिल्कुल। उसी तारीखी बंटवारे ने कानूनी और मजहबी सोच में भी फर्क पैदा किया, और 1979 की ईरानी क्रांति ने तो इस शिया सुन्नी रिकाबत को और हवा दी। हाँ, आते हैं उसी ईरानी क्रांति पर। बहुत लोग कहते हैं कि इसने ईरान को बर्बाद कर दिया। क्या ये बात सही है? देखिए, बर्बाद कहना शायद थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा। मामला बहुत पेचीदा है। क्रांति के बाद ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, ये सच है। ईरान इराक जंग हुई, करीब $500 बिलियन का नुकसान, फिर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगीं और अंदरूनी मिसमैनेजमेंट भी था। नतीजा, अर्थव्यवस्था बिगड़ी, गरीबी बढ़ी, कहते हैं करीब 40% तक। सियासी तौर पर देखें तो असहमति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। हाँ, वो मानवाधिकारों के हनन की खबरें आती रहती हैं। 1988 का नरसंहार या हाल में महसा अवीनी वाला मामला। बिल्कुल।
और जो अल्पसंख्यक हैं जैसे सुन्नी, उन्हें भी हाशिए पर धकेला गया। और समाज पर क्या असर पड़ा? महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी कर दिया गया, उनके अधिकार कम हुए, बाहर की संस्कृति जैसे पश्चिमी संगीत, कला, इन पर पाबंदी लगी। इससे बहुत से पढ़े लिखे हुनरमंद लोग वो मुल्क छोड़कर चले गए, ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं। और आस पड़ोस के मुल्कों से रिश्ते? ईरान ने जब अपना शिया इस्लामवाद बाहर फैलाना चाहा तो पड़ोसी सुन्नी मुल्कों जैसे सऊदी अरब, उनको चिंता हुई, तनाव बढ़ा, प्रॉक्सी लड़ाइयां शुरू हुईं। लेकिन जो क्रांति के हिमायती हैं वो कुछ अच्छा भी तो बताते होंगे। हाँ, वो कहते हैं कि ईरान पश्चिमी असर से आजाद हो गया, आत्मनिर्भर बना, खासकर डिफेंस और साइंस में। सेहत और तालीम आम लोगों तक ज्यादा पहुंची, अनपढ़ता कम हुई। और दुनिया भर में शियाओं का असर बढ़ा। हाँ, ये भी एक नुक्ता है कि इससे शिया समुदाय का वजूद और आत्मविश्वास बढ़ा। तो मतलब तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ कुछ फायदे हैं तो दूसरी तरफ नुकसान भी बहुत भारी है। बिल्कुल, न पूरी तरह कामयाबी कह सकते हैं, न पूरी तरह बर्बादी। आर्थिक, सामाजिक, सियासी कीमत बहुत ज्यादा थी, भले कुछ उनके अपने मकसद हासिल हुए हों। और इसने शिया सुन्नी खाई को और गहरा कर दिया। हाँ, ये तो साफ है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ हो जाती है कि कुरान, शरिया और महिलाओं की मर्जी, इनका रिश्ता सीधा नहीं है, बहुत कुछ व्याख्या पर टिका है। हाँ, और शिया सुन्नी इस्लाम में भी इस पर अलग सोच है, जिसमें इतिहास और सियासत का भी बड़ा हाथ है। और 1979 की ईरानी क्रांति, उसने यकीनन ईरान और पूरे इलाके पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बिल्कुल, और शायद आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब मजहबी किताबों की व्याख्याएं सीधी सीधी हुकूमत की ताकत से जुड़ जाती हैं, हाँ, तो वो आज के दौर में लोगों की निजी आज़ादी, समाज की तरक्की और इलाके की शांति पर कैसा असर डालती हैं, ये एक बड़ा सवाल है।